हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे गेट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा। जी हाँ, और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप गेट 2026 के लिए पढ़ने वाले हैं। और ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, तो ये आप कोई भी ब्रांच से हो, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक आपके इंजीनियरिंग गेट में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसकी हम बात करेंगे और लीनियर अलजेब्रा का आज पूरा टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें, अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा मार्क्स, अप्रॉक्स 10 मार्क्स इसमें हर एक साल पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मार्क्स बेसिस पे भी, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का परसेंटेज 10 मार्क्स का तो 100%, 10 क्वेश्चन भी रहता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन 100% रहता है। तो इसको कवर करेंगे आज हम लोग। तो चलिए, तो लीनियर अलजेब्रा पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसकी बातें ध्यान देंगे। जी हाँ, कि लीनियर अलजेब्रा है क्या। तो पहले बस बात करेंगे हम लोग। तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द थ्योरी ऑफ सिस्टम, लीनियर इक्वेशंस, मैट्रिसेस, वेक्टर्स, स्पेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। ये मैट्रिक्स की अगर बात करें तो ये सिंपल मैट्रिक्स है। मैं उतना डिटेल्स आप थ्योरी में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी यहाँ जल्दी से कंप्लीट करवाऊंगा कि मैट्रिक्स में एक तरह से आप देख सकते हैं रोज एंड कॉलम्स के एक नंबर्स वैल्यूज होते हैं, जिसमें एक बॉक्स आप देख सकते हैं, जिसमें हर एक वैल्यू का एक नोटेशन होता है, जिसमें m एंड n की वैल्यूज के अकॉर्डिंग इस मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है। सेट ऑफ m एंड n नंबर्स, रियल और इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है इसमें, है ना। रियल वैल्यू भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरेज ऑफ m एंड m रोज। देखिए, रोज की अगर बात करें, रोज आप इस तरह इस डायरेक्शन में लेते हैं रोज, और वही कॉलम की बात करें तो हम लोग कॉलम जो है इस डायरेक्शन में नीचे तरफ कॉलम की बात करते हैं। तो ये रोज एंड कॉलम्स का ये मैट्रिक्स एक फॉर्म होता है, उसी की बात की गई है। इसको आप सिंपली डोनेट कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे ए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए ब्रैकेट में आई आपका डिनोट करता है आपका नंबर ऑफ रोज, और जे आपका कॉलम। तो इस तरह करके एक आपका देखिए यहाँ फर्स्ट आई डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज। आई जो है हमेशा रोज की बात करता है। रोज मतलब ये इस तरह इस डायरेक्शन में जो एलिमेंट्स आपके यहाँ पे फिल होते हैं वो रोज होता है, और कॉलम्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जे डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच एलिमेंट्स ऑकर्स। एग्जांपल की बात करें, जैसे ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इस मैट्रिक्स की अगर बात करें तो मैट्रिक्स हैविंग 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। देखिए 2 रो है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है। आप डाउनवर्ड देखें तो दोनों दो दो का एलिमेंट है। तो ये इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 बोलेंगे, क्योंकि रोज भी 2 है और कॉलम्स भी 2 है। दैट इज A11 इज इक्वल टू साइन एक्स। देखिए हर एक एलिमेंट जो इसमें मैट्रिक्स में होता है उसकी कुछ नोटेशन होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइन एक्स क्या है, एक पहला वैल्यू है, तो इसका रो ए आई और ए मतलब आई और जे दोनों एक ही होगा, I11, इसीलिए A11 का वैल्यू साइन एक्स है। 1 2 की बात करें तो देखिए 1 2 मतलब रोज हमारा 1 है, कॉलम 2 है। तो ये देखिए इस कॉस एक्स की बात की गई है, ये 2 है, A12। इसी तरह B21 की बात करें तो cos x हो जाएगा, फिर B22 की बात करें तो माइनस साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो ये हुआ आपका बेसिक्स। यहाँ पे रोज एलिमेंट आपको मैट्रिक्स में किस तरह आपके पहचाने जाते हैं, ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है अभी, और क्वेश्चन भी सब सॉल्व करेंगे हम लोग आगे, तो उसमें भी हेल्प करने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स कितने प्रकार के मैट्रिसेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसको होता है उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैट्रिक्स A1 2 3 4 एक बनाया गया है। ये रो मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इसमें कॉलम है ही नहीं। अब देख सकते हैं कॉलम इसमें है ही नहीं, माफ़ करिएगा, एक ही रो है और कॉलम है इसमें 4, इसलिए ये रो मैट्रिक्स हो गया। कॉलम मेन प्रायोरिटी दिया गया है यहाँ पे रो को, क्योंकि रो एक ही है, तो यहाँ पे आपका ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरह एक आपका कॉलम मैट्रिक्स भी आएगा, जिसमें आपका 1 होगा आपका कॉलम, और बाकी जितने भी वैल्यू का हो सकता है उसका रो होगा। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
जैसे ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो देख सकते हैं कॉलम इसका ऑर्डर, ये मैट्रिक्स पहले अब 3x1 देखिए। अब देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कॉलम जो है इसका 1 ही है, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स ये हो गया। रो की बात करें तो 1 2 और 3, 3 रो है यहाँ पे। मैं आपको कलर चेंज करके बता दूँ तो यहाँ 1 2 और 3 रो है। ये आपको कंफ्यूज नहीं करता। डाउनवर्ड जाइएगा, रो का एलिमेंट बताएगा और आपको ये कॉलम यहाँ पे पता ही चल रहा है कि इसका 1 ही है, एक ही है, यहाँ पे एक ही है आपका कॉलम। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम सेज n इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की, डिफिनेशन की बात की गई कि आपका जो है ऑर्डर भी कॉलम भी एक होगा, n होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में, और रोज भी n होगा, मतलब कि दोनों बराबर होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n सेज n रोज कॉलम मैट्रिक्स। देखिए n क्रॉस n मतलब देखिए कोई भी आपका मैट्रिक्स हो जिसका कॉलम भी सेम हो और रो भी सेम हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका 3 ऑर्डर 3 का है ये, और इसको अब स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। AIJ जिसका वैल्यू n क्रॉस n मतलब रो कॉलम सेम हो, आइडेंटिटी इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिटी मैट्रिक्स इफ। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसका AIJ का वैल्यू 0 हो और AII का वैल्यू 1 हो, दैट इज I। एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट जो भी होंगे आपका वैल्यू उसका 1 आएगा। ये देखिए जैसे कि 2x2 का मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको वैल्यू 1 आएगा, रेस्ट 0 आएगा। ये 2x2 का था। और वही 3x3 की बात करें तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी देखिए डायगोनल में वैल्यूज आपका वैल्यू 1 आ जाएगा और आपका रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है आपका इसमें मैट्रिक्स में ये आपका 0 आ जाएगा। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दर्शाता है ना। उसी तरह नल मैट्रिक्स की बात करें, नल मैट्रिक्स में नल से नाम में ही आपको पता चल रहा होगा, नल मैट्रिक्स मतलब वैल्यू सारे 0 होंगे। कोई भी मैट्रिक्स हो, आइदर 2x2 3x2 कुछ भी हो, उसका वैल्यू सारा जो है वो 0 आएगा। ये हो गया नल मैट्रिक्स की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे अगला डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स भी आपको नाम से पता चल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है, इसलिए ये टॉपिक आपको 100% करके जाना है। तो मैट्रिक्स देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स है, मैं डायरेक्ट डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं कि उसका डायगोनल एलिमेंट ही होगा, बाकी रेस्ट ऑफ 0 होगा। देखिए अब यहाँ पे 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कंफ्यूज ना करिएगा। देखिए ये जो आपका मैट्रिक्स है इसमें डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ वैल्यूज़ होंगे, 0 नहीं होंगे, वैल्यूज़ होंगे, और ये रैदर देन 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि आप कंफ्यूज कर जाए इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में ये अलग वैल्यूज़ क्यों हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है, 1 4 5 6 कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है, इसलिए इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। और देख सकते हैं, और स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स की भी कुछ मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, एक मिनट। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अब हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करेंगे। स्केलर मैट्रिक्स भी आसानी है। इसमें क्या है आपको कि स्केलर मैट्रिक्स ऑफ AIJ इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ AIJ इज इक्वल टू 0 एंड I नॉट इज इक्वल टू J। देखिए अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, AIJ 0 होगा और I नॉट इक्वल टू J मतलब अगर I का वैल्यू सेम है, मतलब A जैसे सेकंड में देखें, देखिए 1 1, ये 2 2 हो गया, ये 3 3 हो गया, तो यही सब में वैल्यू होगा आपका और रेस्ट 0 होगा। तो ये स्केलर मैट्रिक्स को दर्शाता है ना। बाकी अब देख सकते हैं 1 1, यहाँ भी 2 मैट्रिक्स है, यहाँ भी आपका ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका भी वैल्यू डायगोनली, इसमें भी देखिए डायगोनली आपका वैल्यूज़ है ना। लेकिन अब इसमें ये क्या है, वैल्यूज जो स्केलर है इसलिए इसके वैल्यूज सारे सेम है। डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे देखिए वैल्यूज अलग थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट तो है लेकिन सारे वैल्यूज सेम है। देखिए I इमेजिनरी ये नंबर्स दिए गए 1 - 3i,
ये सारे वैल्यूज सेम है इसलिए स्केलर कहा जाता है। यहाँ भी वैल्यू देखिए मैट्रिक्स सेम है तो वैल्यू जो है 4 4 ये भी सेम है इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स बोलता है। अगर मैं यहाँ भी डायगोनल एलिमेंट थे लेकिन डायगोनल में यहाँ वैल्यूज अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स में आप स्केलर भी हो सकता है अगर वैल्यूज इसका आपका सब सेम हो डायगोनल एलिमेंट, तो ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। वहीं अब नल मैट्रिक्स की तो मैंने बात कर दी थी, जीरो होता है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ट्रायंगुलर में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आते हुए बच्चे इसे गलत करते हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ इसे क्यों गलत करते हैं। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑल दोज एलिमेंट बिलो लीडिंग डायगोनल आर जीरो। अब लीडिंग डायगोनल के नीचे एलिमेंट जो है वो जीरो होते हैं, इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये है, देखिए ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। मैं आपको बता दूं ये वाला अपर है और ये वाला ये आपका लोअर है, ये लोअर वाला है, ये अपर वाला है। तो अब ये पहचानेंगे कैसे। अब अपर आप सोचेंगे कि अपर में इसका वैल्यू है, तो आप इसको एग्जाम में अगर वैल्यू पूछे गए तो आप इसको अपर का कर दीजिएगा, है ना। क्योंकि नीचे वाला तो इसका देख सकते हैं सारा वैल्यू जीरो है ना, इसलिए ये अपर मैट्रिक्स को दर्शाता है। वहीं अगर बात करें इसकी लोअर की, एक मिनट, तो लोअर मैट्रिक्स में वैल्यूज सारे लो साइड में डायगोनल के, तो ये लोअर मैट्रिक्स को दर्शाता है, इसको कंफ्यूज ना करिएगा। अब बात करते हैं हम लोग इंडेम्पोनेंट मैट्रिक्स की। A matrix A is said to be idempotent if A square is equal to 1। अब कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे ये अब 2x2 का वैल्यू देख सकते हैं, B देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स इसलिए है कि अगर आप इसको स्क्वायर करने जाएंगे ना, इसका अब मैं आपको गुना करवाऊंगा अभी मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लिकेशन होते हैं मैट्रिक्स के। तो अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो भी वैल्यू जो है ए ही आएगा, मतलब स्क्वायर करने के बाद भी ये फाइनल रिजल्ट आपको यही आने वाला है। इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं अभी, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो मैं आगे एक्सरसाइज करवाऊंगा तब पता चलेगा। अब बात करेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स के। पीरियोडिक मैट्रिक्स थोड़ा ध्यान देने की, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ ए का पावर के प्लस 1 इक्वल टू के। मतलब अगर कोई पावर में 1 भी ऐड हो जा रहा है फिर भी उसका वैल्यू के, इस मैट्रिक्स का बदल नहीं रहा है, ए का पावर के ही हो जा रहा है। तो के आपका लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इफ के इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर के ए का पावर के प्लस 1 इक्वल टू देन के सेड टू बी पीरियड ऑफ के। अब के है क्या है यहाँ पे, पीरियड हो जाएगा, है ना। इफ यू चूज के इक्वल 1 देन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, सॉरी ए स्क्वायर भी आपका यही आ जाएगा। पीरियोडिक मैट्रिक्स का मैं आपको बताता हूँ किस तरह ये काम करता है एक्सरसाइज में जब हम लोग काम करेंगे। तो अब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स ए सेड टू बी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई, मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स आ जाएगा, इसलिए इसको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ये 3x3 दिया हुआ है ना। अगर इसको आप स्क्वायर करने जाएंगे मैट्रिक्स को तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा यूनिटी आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा इसका वैल्यू सारे, तो इसको बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स इज सेड टू बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ एक पावर के इक्वल टू 0, मतलब जैसे ही आप इसका कोई वैल्यू इसमें स्क्वायर करें कुछ भी करें तो ये वैल्यूज सारे नीलपोटेंट नल हो जाएगा वैल्यूज, तो वही नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ऑफ ऑर्डर 2 का है ना। अब सब मैट्रिक्स की बात करें यहाँ पे, एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग सम रोज एंड कॉलम्स। देखिए अब कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे कोई भी हो, है ना, अगर उसके कुछ रोज और कॉलम डिलीट कर दिया जाए, इट्स कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे अगर मैं ये रो डिलीट कर दूँ तो ये जो यही बचेगा, यही मैट्रिक्स बचेगा, तो इसी को बोलते हैं सब मैट्रिक्स। ये इसका सब पार्ट हुआ इसलिए सब मैट्रिक्स हो गया। प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स स्क्वायर of sub matrix of square matrix A whose diagonal element are also diagonal element of matrix A is called principal sub matrix। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन से ही पता चल जा रहा है प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स क्या है, कि स्क्वायर सब मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट है ऑल्सो डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब दो मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट आपका सब जो मैंने बताया भी मैट्रिक्स उसका भी सेम ही है, तो वो सब मैट्रिक्स प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स बोला जाता है उसका। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, है ना।
इक्वलिटीज किस किस कंडीशन पे आता है उसकी बात करें। टू मैट्रिसेस, जैसे मान लीजिए ए है और बी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ए और बी है यहाँ पे, दो मैट्रिक्स है, इक्वल इफ एम इक्वल टू आर, मतलब कि जो फर्स्ट आपका जो रो दर्शाता है एम, है ना, अगर और दूसरे मैट्रिक्स का भी रो सेम दिखाता है, तब वो आपका हो जाएगा इक्वलिटी मैट्रिक्स है। फिर एन इक्वल टू एस, उसी तरह कॉलम भी आपका बराबर होगा, मतलब रोज और कॉलम दोनों मैट्रिक्स के बराबर हो तो इक्वलिटी मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। थर्ड कंडीशन है ए आई जे इक्वल टू बी जे, ए कोई भी नंबर हो सकता है, जे भी कोई भी नंबर हो सकता है, टू मैट्रिक्स का इक्वल है ना, उसको इक्वलिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। जिससे एग्जांपल अब मैं आपको यहाँ से एग्जांपल से पता चलने वाला है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, है ना, ये इक्वलिटी मैट्रिक्स दर्शाता है, क्योंकि ये भी 2x2 का है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, इक्वलिटी मैट्रिक्स है। ये वैलिड नहीं होगा जब इक्वलिटी नहीं होगा तो। मान लीजिए 2x2 है, यहाँ 2x3 है, तो ये वैलिड नहीं होगा, आपको मैं बता देता हूँ। तो अब यहाँ पे आपको वैल्यू एक्स वाई जेड का फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इक्वलिटी मैट्रिक्स मतलब इसका वैल्यू जो AI1 है, एक मिनट माफ़ करिएगा, तो एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे AI का वैल्यू, मतलब अगर पुट करेंगे पहला वैल्यू, मतलब A1 का वैल्यू यहाँ पे x+3 है, आप देख सकते हैं x+3 है। अब वही अगर बात करें दूसरे साइड का मैट्रिक्स इसका A11 क्या है, 0 है ना, ये दोनों बराबर है। तो अब यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा आराम से, x = -3, है ना। उसी तरह बाकी वैल्यूज़ भी हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि ये इसके बराबर है, क्योंकि ये स्केलर इक्वलिटी मैट्रिक्स है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इसको इक्वेट करके आप सारे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पे सारे सॉल्व कर दिए गए हैं। यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो मैंने अभी -3 निकाला था, यहाँ पे वो यही है। आप सारे वैल्यूज़ वहाँ एक्सचेंज करके कर सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पे, है ना। मैट्रिसेस में अलजेब्रा किस तरह काम आता है। ए और बी मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं, एफ ऑफ ऑर्डर एम एन एन, देन सम ए प्लस बी इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एन इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। यहाँ सम्स की बात की गई है, सम मल्टीप्लिकेशन सारे होते हैं मैट्रिक्स की, उसकी ये थ्योरी है आपकी। किस तरह किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। मल्टीप्लिकेशन का भी सेम कंसेप्ट है यहाँ पे, मल्टीप्लाई किस तरह होगा सेम ही एलिमेंट से, है ना। ये भी मान लीजिए कोई ऑर्डर का एम एन का मैट्रिक्स है और के इज इन एनी नंबर कॉल्ड स्केलर नंबर, देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज बाय के। और के से मल्टीप्लाई करना तो सारे एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई होगा, वही उसकी बात की गई है। जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ फिर से, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे आपका, है ना, मैट्रिक्स दिया हुआ है। और एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। तो अब के से एक वैल्यू है आपका, है ना, वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए यहाँ पे 3, यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया गया, 3 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक्स ए में। तो जैसे 3 में मल्टीप्लाई सारे वैल्यूज़ में 3 मल्टीप्लाई हो गया, आप देख सकते हैं 2 का 6 हो गया, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हुआ, तो फिर यहाँ से 2 का 6, 5 से मल्टीप्लाई हुआ 3 तो 15 हो गया। इस तरह सारे एलिमेंट में आप देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई हो गया। ये है मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यहाँ पे। अब कुछ बात करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, बी है ना, और टू मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिसेस एंड के एंड आई आर स्केलर्स, देन अब क्या हो सकता है। मान लीजिए के से किसी ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो के सारे के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए हैं, आप देख सकते हैं ए में, और ए बी में भी मल्टीप्लाई होंगे, वही स्केलर। ये प्रोडक्ट रूल है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे। उसी तरह के प्लस आई में है तो भी दोनों में आपका के ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने के बाद ए आई के जो ए माफ़ करिएगा, ये देख सकते हैं ए मल्टीप्लाई हो रहा है, के प्लस आई है, तो जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल है, दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे थर्ड की बात करें, के आई है, ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो के आपका ए आई ए से मल्टीप्लाई होने के बाद ये बराबर ये भी आई के ए हो जाएगा। माइनस के की अगर बात करें तो माइनस यहाँ के मल्टीप्लिकेशन के बाद बाहर आ जाएगा मैट्रिक्स के,
है ना, या इसको आपके इंटरनल ए भी माइनस कर सकते हैं, मतलब माइनस वैल्यू किसी में भी आ सकता है। अभी 1.a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बाद आपका सेम वैल्यूज आता है, उसी बात कही माइनस से करेंगे तो वायरस फिर से वो मैट्रिक्स में माइनस आ जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज है स्केलर मल्टीप्लिकेशंस के। ये आपको इम्पॉर्टेंट कब होगा, जब आप कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में, तो इसको आपको देख लेना है, ये काफ़ी आसान है। अब तो ये हो गया। सब्ट्रैक्शन की भी उसी तरह बात की जाती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। चलिए इसमें कुछ थ्योरीज तो हैं, कुछ इम्पॉर्टेंस, ये आप इसको देख सकते हैं, लेकिन जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे मल्टीप्लिकेशन के ही प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के, ये देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए कम्यूटेटिव इन जनरल, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये सिंपल मैथमेटिक्स की तरह काम नहीं करता है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप वैल्यूज बी ए करेंगे और ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस आएगा, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन में रूल्स अलग चलते हैं, है ना, तो ये उसकी बात की गई है। अब यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंस, ए अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी सी में, तो ए बी हो जाएगा और ए सी हो जाएगा, सिंपल है। उसी तरह सेम इसमें यहाँ भी हो सकता है ना। इफ ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स देन आई ए इज इक्वल टू ए एंड ए एन। यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी नल मैट्रिक्स वाइल नाइदर ऑफ देम इज नल मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी नल मैट्रिक्स। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का है। देखिए कोई भी मल्टीप्लिकेशन में आपको ज़ीरो का वैल्यू आ जाता है ना, अगर कोई भी ज़ीरो हो जाता है, कोई वैल्यू ज़ीरो आता है, लेकिन मैट्रिक्स में ये रूल फॉलो नहीं करता है। नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ का भी मैट्रिक्स आपका अगर निकालेंगे, टू मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो जाएगा, वो यही बात की गई है ना, इसको आपको ध्यान देना है। बिना ज़ीरो वैल्यू के भी अगर आप दो मैट्रिक्स को आप प्रोडक्ट करें तो वो नल मैट्रिक्स बन जाता है, वही बात की गई है। अब यहाँ पे देखेंगे अगले प्रॉपर्टीज़ की बात, तो इफ़ A is M cross N matrix and O is a null matrix, then A M cross O null matrix तो होगा ही, ये तो होगा ही, श्योर हैं आप। एक भी वैल्यू ज़ीरो हुआ तो मतलब एक अगर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो सारा नल हो ही जाएगा, लेकिन नॉन नल मैट्रिक्स को भी मैट्रिक्स करेंगे तो वो नल मैट्रिक्स होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशंस के मैट्रिक्स में। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाता हूँ, एक एग्जांपल जो आपको कंसेप्ट क्लियर कर देगा। जैसे एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस यहाँ पे है और ये बी आपका देख सकते हैं 2 क्रॉस 3 का है ना। अब बी ए एंड सो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। अब देखिए, हाँ, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई होता है 2 क्रॉस 3 का, और बी आपका 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो ये वैल्यू सेम नहीं आने वाले हैं। प्रोडक्ट रूल इसमें सिंपल फॉलो नहीं करता है कि आप जैसे प्रोडक्ट करते हैं 2 क्रॉस 3 6 होता है और 3 गुना 2 भी 6 होता है, मल्टीप्लिकेशन सिंपल रूल, ये यहाँ वैलिड नहीं करता है, यहाँ पे अलग कंसेप्ट है। तो अब देखिए ए बी मैट्रिक्स यहाँ जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए पहले लिखें बी बाद में लिखें, है ना। तो यहाँ पे अब देखिए ये पहले लिखे बी बाद में लिखे, तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको मल्टीप्लिकेशन रूल आना चाहिए यहाँ पे। जैसे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, और -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 जो है फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही हुआ है 2 + 2 + 3, ये 3 है ना। ये इस तरह रोज एंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है। इसी तरह ये आपका, मैं अब कलर चेंज कर देता हूँ, आपको आसानी होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। 3 आपका अगर ये वैल्यू निकालना है अब एलिमेंट का, तो 3 माफ़ करिएगा, ये तो इस एलिमेंट का हो गया। अब दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे, इसकी अगर बात करें, इसको निकालना है, तो देखिए किस तरह आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ध्यान देना। 3 क्रॉस 2 होगा 6, फिर 2 क्रॉस 1 इसमें होगा, है ना, फिर 1 क्रॉस 4, ये तब ये एलिमेंट आ जाएगा आपका। इस तरह करके इसमें रूल चलता है। फिर आप अगर, अब मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, फिर अब आपको ये एलिमेंट निकालना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स हो, उसकी मैं एक कंसेप्ट यहाँ पे बात करता हूँ। m क्रॉस n मैट्रिक्स हो तो जो प्रोडक्ट के बाद जो मैट्रिक्स बनता है
है ना, वो m क्रॉस n कर रहे हैं, तो जो m है, m मैट्रिक्स है, उसी का वो ऑर्डर फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2x3 मैट्रिक्स था, तो ये मल्टीप्लिकेशन होके ही, और दूसरा 3x2 था, लेकिन मैट्रिक्स हमारा 2x3 का ही मैट्रिक्स बन रहा है। ये आपको यहाँ पे कंसेप्ट यहाँ देख लेना है ना, कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पे हेयर a 2x3 था, आप एक मैट्रिक्स जो था आपका 2x3 आप देख सकते हैं, है ना, और b जो था आपका 3x2 था, है ना। लेकिन जो प्रोडक्ट बन के आया हम लोग का, जब यहाँ पे देखें तो ये आया आपका 2x2 का, है ना। क्यों आया, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ किस तरह ये काम कर रहा है। ऑर्डर जो यहाँ पे 2x3 है, मैट्रिक्स 3x2 है, तो सो एंड सो अगर बात करें, इसका ऑर्डर आप यहाँ लेंगे, इसका आप पहला मैट्रिक्स का लेंगे आपका i का वैल्यू, और दूसरे का लेंगे j का वैल्यू, तो यही ऑर्डर आपका यहाँ बन के यहाँ रेडी होगा। मैट्रिक्स 2x2 हो गया, है ना, एक का रो एक का कॉलम। यहाँ पे ये आपको फिर से ध्यान देने की बात है। इस तरह करके आप मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, छोड़िए, आप तो ये कंसेप्ट हो गया। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे कि ए सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे फॉलो नहीं करता है, a क्रॉस b या b क्रॉस a यहाँ पे फॉलो नहीं करता है। देखिए जैसे कि a मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ए बी का वैल्यू जो आया है यहाँ पे, वो कुछ इस तरह का वैल्यू आया, 16 माइनस 16 0 18, है ना। अब वही b क्रॉस a का कर रहे हैं, अब हम लोग b को पहले ले रहे हैं, a को बाद में ले रहे हैं, लेकिन जो वैल्यूज़ यहाँ आया आप देख सकते हैं क्या वैल्यूज़ आया, है ना। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या देना है आपको, कि जब भी मल्टीप्लिकेशन ए मैट्रिक्स बी होता है ना, तो पहले तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा वो आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जो है हमेशा एक का रो एक का कॉलम लिया जाता है। तो ए बी का था रो आपका 3, तो 3 आ गया है इसका रो इसमें, और इसका कॉलम आपका लेना है 3, तो ये भी थी, तो 3x3 का मैट्रिक्स ये बन गया, है ना। वहीं अगर इसकी बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ फिर से, यहाँ पे ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं 2 का ऑर्डर और 3x2 का, तो ये इसका आपका रो आ जाएगा, इसका कॉलम आ जाएगा, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स यहाँ पे बन रहा है। ये आपको कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान देना है ना। और देते ही अब जैसे करेंगे, पहले तो ऑर्डर ही चेंज करेगा, वैल्यूज भी चेंज तो करना ही है, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि मैट्रिक्स में ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, है ना। तो ये कंसेप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ये वाला। चलिए, अब हम लोग काफ़ी टाइम दे दिए हैं इसमें, आपको समझ में आ ही गया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की बात कर ही लिए हैं हम लोग। मैट्रिक्स, पॉलिनोमियल्स, ट्रांसपोज और मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसकी बात करेंगे। ट्रांसपोज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स आता है, तो इसका हम देख लेते हैं क्या है। ए आई इज एक मैट्रिक्स है जिसका एम एन मैट्रिक्स है ना। देन द रिस्पॉन्स ऑफ डिनोटेड बाय ए टी, है ना। यहाँ पे मतलब ए मैट्रिक्स है कोई, है ना, इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये का पावर टी यहाँ लिख देंगे, तो ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाएगा। और ट्रांसपोज निकलते कैसे, है ना, बाय चेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स एंड इट्स कॉलम इनटू रोज। अब देखिए, जैसे एक मैट्रिक्स है, किसी का रो और कॉलम बदला जाता है, दोनों का, एक का रो हो जाएगा एक का कॉलम हो जाएगा, दूसरा ट्रांसपोज करते हैं। जैसे ए टी, आप जैसे वैल्यू में डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, ए मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसमें आप देख सकते हैं वैल्यूज़ ये सेम यहाँ आ जाएगा, A11, है ना। अब ये 2 जो है आपका, ये इस पे आ जाएगा सेकंड वाले पे, और ये 3 आपका ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये 4, मतलब इसका जो रो है कंसेप्ट आपका कॉलम में चला जाएगा। ये आपको ध्यान देना, इसका रो जो है, रो विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम। उसी तरह सेम अगर बात करें इसकी, तो 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, 4 आपका यहाँ पे आ गया, और 1 आपका यहाँ पे आ गया। लास्ट वाला की बात करें, अब मैं कलर चेंज करके बताता हूँ कि लास्ट वाला क्या काम। 3 वाला आपका यहाँ आ गया, 2 आपका यहाँ आ गया, 1 आपका यहाँ आ गया, 4 आपका यहाँ आ गया, तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया, मतलब रोज कन्वर्टेड इनटू कॉलम। ये आपको ध्यान देना है, एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, यही आपको याद रखना है। तो उसको हमको ट्रांसपोज कर देता है। ट्रांसपोज करने का वैल्यू अगर आपका ये था, यहाँ पे ए लिखे थे, तो ए लिखे थे, ये अगर ट्रांसपोज के बाद इसका
ए का पावर टी लगा देंगे तो मतलब ये ट्रांसपोज को दर्शाता है। प्रॉपर्टीज़ के भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो उसको भी आप देख लें, ऑब्जेक्टिव में हेल्प होने वाला है। ए बी अब टू मैट्रिक्स है ना, ए का ट्रांसपोज अगर करेंगे डबल ट्रांसपोज तो वो ए ही बन जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। डबल ट्रांसपोज करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का तो वो फिर से वही सेम मैट्रिक्स हो जाता है। और ए भी कोई प्लस मैट्रिक्स है, उसको ट्रांसपोज करेंगे तो दोनों में ट्रांसपोज इंडिविजुअली होगा। फिर एक कोई गुना मल्टीप्लिकेशन है और उसको ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोर्ट दोनों में प्रोडक्ट के बाद भी ट्रांसपोर्ट लगेगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये भी मल्टीप्लिकेशन है, कोई के का आपका कोई वैल्यू था है ना, इसलिए सिर्फ ए में ट्रांसपोज हुआ और के वैल्यू एज इट इज लग जाएगा। लेकिन अगर ए भी कोई प्रोडक्ट था और उसको ट्रांसपोज करेंगे तो दोनों इंडिविजुअली आपका ट्रांसपोर्ट लगेगा, तब जाके ये वैलिड होगा। ये हो गया आपका यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर। अब इस सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे एग्जाम में पूछा गया। गेट के आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, गेट का किसी भी सब्जेक्ट का, इर्रिलेवेंट ऑफ ब्रांचेस, तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए कोई है ए आई जे इज कॉल्ड सिमेट्रिकल मैट्रिक्स इफ ए आई जे एंड ए जे आई आपका बराबर होगा, है ना, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। अब देखिए ये कैसे पॉसिबल है ना। फॉर एग्जांपल ए आपको मैंने एक मैट्रिक्स लिया, मैं यहाँ पे आपका कलर ठीक है, तो ए एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे देख सकते हैं दस इट इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिकल क्यों है इसकी बात करें, स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, है ना। अब इसका आप ट्रांसपोज करके देखिए, जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो भी वो सेम ही आएगा। ट्रांसपोज के लिए मैंने नियम बताया था आपको, 3 रोज आपको कॉलम में बदल जाता है, तो 3 जैसे आप यहाँ पे, एक मिनट मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ एक बार मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बना रहा हूँ आपके लिए। तो ये आपका पहला एलिमेंट पहला ही आ ही जाएगा, है ना। और ये एलिमेंट है जो थर्ड में जाता है, सेकंड में आता है इसका, तो ये नहीं नीचे आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, 1 आ ही गया, अब 1 आ गया। उसी तरह सेकंड वाला भी -1 2 5, आप देख सकते हैं सेम मैट्रिक्स बन रहा है 1 5 2। ये जैसे ही आप रोज कॉलम में भी बदल रहे हैं फिर भी वो मैट्रिक्स सेम ही आ रहा है, ये आपका सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। वही नॉन सिमेट्रिकल मैट्रिक्स इस तरह काम नहीं करता है। इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ए मैट्रिक्स ए आई जे है ना, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ जे आई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक अगर ट्रांसपोज करने के बाद वैल्यू माइनस में आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक बोला जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए जैसे ए आपका अभी इसका ट्रांसपोज करने जाएंगे तो वैल्यूज किस तरह माइनस में आ जाएगा, वो इसकी बात की गई, मतलब सारे वैल्यूज माइनस में आ जाएंगे। यहाँ पे 0 तो 0, इसका कोई पोलैरिटी नहीं है। हाँ 2 आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे आने वाला है ना, और 3 आपके यहाँ आने वाला है। अब देखिए इसी से कंपेयर कर देंगे, इसका तो कोई पोलैरिटी -2 था लेकिन यहाँ 2 आ गया, यह -3 था लेकिन 3 आ गया, है ना। उसी तरह 2, अब दूसरी इसको हम लोग लिखेंगे तो यहाँ 2i हो जाएगा, है ना, -2i क्योंकि ये 2i है। फिर आपका 0 और ये 4। अब देखिए इसका भी सब पोलैरिटी चेंज कर रहा है। इसी तरह आपको समझ जाना है कि अगर ट्रांसपोज करने के बाद किसी का पोलैरिटी चेंज कर रहा है, वैल्यूज नेगेटिव हो जा रहे हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये आपको कंसेप्ट जो हमेशा याद रखना है यहाँ पे। स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब थ्योरम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द सिमेट्रिकल मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 3 भी यहाँ पे दिया गया है, सो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स पावर्स ऑफ द सिमेट्रिकल मैट्रिक्स आर सिमेट्रिकल। ये आपका एक थ्योरेटिकल है, ये आप देख लें। ये जनरली पूछा जाता है थ्योरेटिकल वैल्यूज में, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे अपने सेमेस्टर्स का, उसमें पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ आपको ये थ्योरम याद रख लेना है, ये ट्रांसपोर्ट का, है ना। अब माइनर मैट्रिक्स की बात करेंगे। माइनर मैट्रिक्स क्या होता है, माइनर मैट्रिक्स से भी कंसेप्ट कई बार पूछा गया है, तो इसकी हम लोग देख लेंगे। माइनर मैट्रिक्स, पहले तो मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। माइनर मैट्रिक्स एक सब मैट्रिक्स का ही पार्ट होता है ना।
जिसमें माइनर जो है उसी बिग मैट्रिक्स का एक पार्ट होता है। जैसे मैट्रिक्स ए है यहाँ पे, है ना, और माइनर M11 निकालते हैं, मतलब एलिमेंट A11 का है ये, इसको आपको देखना पड़ेगा, 11 है तो, है ना। और 11 जैसे देखेंगे ये रोज और ये कॉलम हटाइए, और जो बचा आपको ये आपका माइनर हो गया। आप देख सकते हैं A22 कंपेयर करिए, वही है, ए माइनर वही है। 1 2 की बात करें, और 1 2 कौन सा है, 1 2 ये है, 1 2 ये है ना। तो 1 2 माइनर क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम हटाइए आप, जैसे हटाएंगे तो बचा क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 क्या आ जा रहा है, सेम 1 2 1 2 3 2 3, ये माइनर आ गया ना। जिसकी बात करें वो रो कॉलम को आप डिलीट करें, उसके बाद जो बचा एलिमेंट रहता है उसको आप वहाँ पे माइनर कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करके आपका इसका ए माइनर का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ भी सेम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी भी है। कोफैक्टर्स की बात करें, कोफैक्टर्स क्या होता है, if I j is element in which ith row and jth column of the square matrix A, then product of -1 ij and minor of ag is called cofactor। अब देख कोफैक्टर किस तरह निकालना, ये थियोरेटिकल है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कोफैक्टर किस तरह निकाला जाता है। कोफैक्टर जैसे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है कोई भी, है ना, कोफैक्टर निकालने के लिए आपका M1 है ना, और -1 + 1 का आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। और ये आपका पहले तो आपको कोफैक्टर्स निकालने के लिए सारे वैल्यूज़ को आपको निकालने पड़ेंगे, और इसके लिए पहले तो A11 निकालेंगे। जैसे आप कोई भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालने वाले हैं, जैसे आप इसके अलॉन्ग निकालना चाहते हैं A11 के अलॉन्ग, मैं ये दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, 1 मिनट माफ़ करिएगा। तो A11 के अलॉन्ग निकालना चाहते हैं, तो A11 क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़ है ना। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि हमेशा इसका माइनर निकालेंगे, और वैल्यूज़ उसके आगे जो हम लोग पॉलिटी इसका चेक करेंगे वो -1 का प्लस आपका I + j का से डिसाइड होगा। I + j 1 + 1, I + j इसका 1 2 का हो जाएगा, -1 का पावर 2 करेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगा, ये आप देखिएगा। और -1 क्या आ जाएगा, -11 का ये है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये प्लस वैल्यू आ जाएगा और ये इसका आ जाएगा, तो इससे आपको फैक्टर आ जाएगा। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। अगर आप को फैक्टर 1 2 के अलॉन्ग निकालना चाहते हैं, 1 2 है ना, 1 2 यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। 1 2 के अलॉन्ग 1 2 आपका ये है ना, 1 2 के अलॉन्ग पहले से ये गया माइनर, है ना, 1 2 1 ये बच गया आपका, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स यहाँ बच गए, है ना। अब यहाँ पे -1 ये आपको आगे लगाना है, इसका पॉलिटी हम लोग यहाँ से बदलेंगे, -1 1 + 2 3, तो ये नेगेटिव ही रह जाएगा। ये आपको कंसेप्ट पता चल गया, इसका वैल्यू जो है यहाँ पे नेगेटिव ही रह जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे गुना करेंगे तो -1 आपके साथ यहाँ पे मौजूद रहेगा। वहीं इसके अलॉन्ग 1 3 के अलॉन्ग करते आप यहाँ पे 1 × 3, तो मतलब -1 1 + 3 का पावर 4 हो जाता, तो ये भी पॉजिटिव आ जाता, तो यहाँ पे वही है। तो आपको को फैक्टर निकालना आ गया है, किसी के अलॉन्ग आप निकाल सकते हैं को फैक्टर जो आपको पूछा जाए, है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देंगे डिटर्मिनेंट की, है ना। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकलते हैं उसकी भी हम लोग बात करेंगे। उसके लिए हमको कोफैक्टर का जानकारी होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में कोफैक्टर मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। कोफैक्टर किस तरह निकाल रहे हैं, कोई भी आपको जिसके अलॉन्ग निकालना है कोफैक्टर वो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, पहले तो A11 का निकालेंगे माइनर और एलिमेंट का, A11 का सेम कंसेप्ट -1 है ना, +1 1, क्योंकि 1 1 है तो ऊपर 2 हो गया, -1 का वैल्यू पावर -1 को अगर आप स्क्वायर करें तो 1 ही आता है, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एलिमेंट होगा ये 5 6 6 8 9, इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह आएगा, तो -3 आ गया आपका। उसी तरह A21 का निकालेंगे, सारे जब निकल जाएंगे आपका हर एक एलिमेंट का, तब आपको यहाँ पे कंसेप्ट देखना है। जैसे आप निकाल देंगे यहाँ पे, तो डिटर्मिनेंट अब कैसे निकलता है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, एवरी माइनर का आपको इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। जैसे कोई भी आपका मैट्रिक्स हो, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं किस तरह निकलता है। जैसे कि हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालने वाले हैं, एक मैट्रिक्स है,
तो इसका पहले थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन नंबर दैट इज नोन एज इट्स डिटर्मिनेंट इफ ए मैट्रिक्स Aij is a square matrix of order n and the determinant of A is denoted by A और डिटर्मिनेंट का जो सिंबल है मॉड लगा के A, मतलब आप यहाँ पे A अगर किसी का डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आप A ये दोनों आप बंद कर देंगे, इसको मॉड लगा देंगे तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा, है ना। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कुछ आपके हैं जो कि आपको देखना है। डिटर्मिनेंट रिमेन्स अल्टर्ड बाय चेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। डिटर्मिनेंट आप रो कॉलम बदलेंगे फिर भी इसका मॉड जो है सेम ही आएगा, वही बात की गई है। दूसरी बात करें, है ना, जैसे डिटर्मिनेंट अब यहाँ पे ए निकाला है गया है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ दिया गया है ना। ए एक डिटर्मिनेंट था, इसका यहाँ निकालेंगे ए माइनर डिटर्मिनेंट के लिए आपको फार्मूला क्या यूज़ होता है आपको देखिए। ए के को यूज़ करके आप डिटर्मिनेंट बनाते, पहले ए लिखेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट्स हैं तो इसको आप सॉल्व करेंगे, गुना करके माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। अब इसको लेंगे तो ये माइनस में वैल्यू जाएगा क्योंकि 1 2 हो जाता है तो नेगेटिव वैल्यू, है ना, माइनस बी लिख देंगे। और फिर से जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये बचेगा, ये इसको लिखेंगे और इससे सॉल्व करेंगे। इसका जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा अगर आप इसको रोज बदल करके आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो वही बताया गया है। रो 1 एक्सपेंडिंग रो 1, यहाँ रो 1 इस पर भी करेंगे तो वैल्यू जो है सेम ही आएगा डिटर्मिनेंट का, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, वही बात की गई है। जैसे ये आपका मैट्रिक्स है, इसको आपने रो कॉलम बदल दिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं बदला हुआ है, फिर भी डिटर्मिनेंट दोनों का सेम ही आएगा। अब बात करते हैं, इफ टू पैरेलल लाइंस ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द डिटर्मिनेंट रिमेन्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंजेस इज साइन। अब टू पैरेलल लाइंस ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, अब देखिए एक प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का दो पैरेलल वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दें, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई भी ये आप अगर इंटरचेंज कर दें ये दोनों कॉलम्स को तो वैल्यू जो है माइनस में आ जाएगा, ये उसका प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेंट विसेस इफ टू पैरेलल लाइंस आर आइडेंटिकल वैनिसेस। अच्छा, डिटर्मिनेंट वैनिस हो जाएगा, अब टू पैरेलल लाइंस मतलब आइडेंटिकल है तो अगर सेम है आपका तो डिटर्मिनेंट जो है ज़ीरो हो जाएगा, वही उसकी बात की गई है। अगर कोई पैरेलल लाइंस सेम ही है तो ईच एलिमेंट ऑफ लाइंस इज मल्टीप्लाइड बाय सेम फैक्टर्स द होल डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर। ठीक है, वही मल्टीप्लिकेशन का है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सेम से मल्टीप्लाई होगा। ईच एलिमेंट ऑफ लाइन कंसिस्ट ऑफ m टर्म्स, डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द m डिटरमिनेंट्स। एलिमेंट ऑफ द लाइन कंसिस्ट ऑफ m टर्म्स, डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ m। अच्छा, वो सम का कंसेप्ट है, सम ईच हर एक एलिमेंट्स में भी सम हम लोग कर सकते हैं, वही बात की गई है। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ लाइन बी एडेड इक्वी मल्टीप्लाइज of the corresponding element of the one or more parallel lines, the determinant remains same. If to each element of line be added equal multiplication to one or more parallel lines, the determinant remains the same. ये कंसेप्ट आपको मल्टीप्लिकेशन से इफ टू ईच एलिमेंट, अगर मतलब सेम यहाँ पे बात की गई है, वैल्यूज़ आपका ऐड किया जाता है तो पैरेलल में तो डिटर्मिनेंट सेम होता है, उसकी कंसेप्ट की बात की गई है। ये हम लोग देखेंगे एग्जांपल के साथ, तब आपको समझ में आएगा इसके प्रॉपर्टीज़ का। अब हम लोग बात करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है आपका ज़ीरो होना चाहिए, ऐसा सिंगुलर मैट्रिक्स का है। जैसे एग्जांपल के दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है आपका, है ना, और सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए मॉड मतलब डिटर्मिनेंट ज़ीरो होना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज़ जो है यहाँ पे ज़ीरो आएगा, है ना। तो ज़ीरो आएगा, तो इससे ये क्योंकि वैल्यूज़ इसमें दी नहीं गई है तो इसमें इसका वैल्यूज़ ही पूछा जा रहा है, इसका
प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मैट्रिक्स दिया गया है यहाँ पे और बोलता है सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट जैसे करेंगे सिंगुलर है तो जीरो होगा, और जीरो होगा तो मतलब जैसे इसका डिटरमिनेंट हम लोग यहाँ फार्मूला लगा के निकालेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से, तो इसका एक्स का वैल्यू सारा आ जाएगा। वहीं यहाँ पे दिखाया गया है एक्स का वैल्यू जो है सारा यहाँ पे एक्स का आ गया है। यहाँ पे क्यों आ गया है? क्योंकि यहाँ के हम लोग डिटरमिनेंट इसको जीरो करके ये एक्स का वैल्यू निकाल चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट्स। अब एडजॉइंट्स क्या होता है? एक मैट्रिक्स है जिसको आई जे है, बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है ना, और सी आई जे बी को फैक्टर एन ए आई जी इज ए, देन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द को फैक्टर एलिमेंट ए इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ए, एडजेसेंट ए। हाँ, तो अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू सी ट्रांसपोज ये है। इसको मैं आपको डायरेक्ट कंसेप्ट बताता हूँ किस तरह काम कर रहा है ये मैट्रिक्स है ना। ए मैट्रिक्स दिया गया है ना, तो एडजॉइंट आपका ए क्या होगा? ये कंसेप्ट के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज देने से अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे बुक्स के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं हम लोग, तो वैल्यूज यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ना, लेट्स सी डिवीजन कोफैक्टर ऑफ ए आई, then transform matrix A is cofactor of element A is called adjoint of A and denoted by adjoint A। तो अब ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ कि किस तरह ये काम करता है। अगर कोई आपका मैट्रिक्स है, फिर से आप ध्यान दें, अगर कोई मैट्रिक्स है जैसे ए यहाँ पे दिया गया पूरा ये मैट्रिक्स है ना, इसका आपको निकालना है पहले तो कोफैक्टर्स है ना। इसका कोफैक्टर ये है, मान लीजिए आप कोई वैल्यूज रहता तो पता चल जाता डायरेक्ट सुनिए। इसका कोफैक्टर है C12। कोफैक्टर किस तरह निकालना है आप 5-10 मिनट पहले वीडियोस देख लीजिए किस तरह निकाल रहे थे हम लोग है ना। तो सारे कोफैक्टर्स जब आप निकाल के जो एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे यहाँ पे है ना, और इसको कर देंगे हम लोग ट्रांसपोज है ना। सारे कोफैक्टर्स हैं, सी से डिनोट किया गया है, सी क्योंकि ए का कोफैक्टर है ना। तो जैसे ही आप सी फैक्टर्स का वैल्यू मतलब माफ़ करिए कोफैक्टर्स का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे मैट्रिक्स में, और इसको कर देंगे हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोज। ऐसा नहीं सिर्फ मैट्रिक्स निकाल के यहाँ पे कोफैक्टर निकाल के मैट्रिक्स बनाएंगे तो काम चल जाएगा। करने के बाद आपको यहाँ पे करना ट्रांसपोज। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर किया गया है इसको ट्रांसपोज। C11 तो सेम रहेगा, C12 जो है यहाँ पे आ जाएगा, C13 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये ट्रांसपोज हो रहा है यहाँ पे। इसी तरह जब आप ट्रांसपोज पूरा कर देंगे तब जो आएगा वैल्यूज है ना, वो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको बोला जाएगा। ये आपको यहाँ पे एडजॉइंट आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है। आप कोफैक्टर निकालेंगे फिर ट्रांसपोज करेंगे। फिर से मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप पहले फर्स्ट क्या करेंगे, पहले उसका सारा कोफैक्टर्स निकालेंगे है ना। कोफैक्टर्स निकालने के बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो वो एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगा। थ्योरम 1 थ्योरम है यहाँ पे, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है ना, तो ए एडजेंट ऑफ ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड आई एन। जैसे ए मैट्रिक्स दिया गया है ना, यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं आप। इसका ए एडजेसेंट निकालना है आपको यहाँ पे, तो माफ़ करिएगा कॉल आ गया था। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ए एडजेसेंट ए निकालेंगे तो मॉड ए निकालेंगे, मतलब आप डिटरमिनेंट निकाल लेंगे इसका है ना। पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, 9 आ गया इसका, 9 आते ही आप कोफैक्टर्स निकालेंगे, आपका सारा वैल्यूज़ का कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स निकालने के बाद आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे कोफैक्टर्स के साथ है ना। तो डिटरमिनेंट हम लोग को आ ही गया था 9, और कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम लोग जो मैट्रिक्स बनाए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको कर देंगे ट्रांसपोज। देख सकते हैं यहाँ पूरा कंसेप्ट देखिए यहाँ पे एग्जांपल के साथ। जैसे ही आप यहाँ मैट्रिक्स निकालें, पहले तो डिटरमिनेंट निकालें, डिटरमिनेंट का वैल्यू हमारा 9 आ गया। फिर कोफैक्टर्स निकाल के हम लोग डिटरमिनेंट निकालें, यहाँ पे मैट्रिक्स बनाए और उसको कर दिए हम लोग ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने के बाद ये आ गया, ट्रांसपोज करना है आपको।
तो ये देखिए ये दोनों वैल्यू बराबर आ जा रहा है, ये इसको बता दे रहा है ना। ए एडजेसेंट ए इक्वल टू ए आई जी इक्वल टू एडजेसेंट ए आई, ये यहाँ पे यही कंसेप्ट है। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये कंसेप्ट ए एडजेसेंट ए, फिर से यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए एडजेसेंट ए मॉड ऑफ ए एंड आई एन, ये कंसेप्ट आपका यहाँ सॉल्यूशंस के बाद ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट आपका इस्तेमाल होगा। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है इसकी बात करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n in invertible if it exists a square matrix B of a same order such that AB is an in is equal to BA, मतलब कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यहाँ पे ए वी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और तभी ये बी ए होगा। तो इसी बात की, इन सच केस इफ वी से दैट इन्वर्स ऑफ ए बी वी राइट ए इन्वर्स इक्वल टू बी, ये लिखते हैं। थ्योरम 1 एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोसेसेस एन यूनिक इन्वर्स। थ्योरम 2 की बात करें तो स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्टिबल इफ इट्स नॉन सिंगुलर भी होना चाहिए, है ना। तो अब देखिए इन्वर्स किसी का भी निकालने के लिए ए इन्वर्स, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स से इन्वर्स निकालना है आपको तो -1 से यहाँ पे डिनोट किया जाता है ना। इसको बराबर करने के बाद इन्वर्स ए मॉड मतलब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके एडजेसेंट ऑफ ए निकालेंगे। ये आपको कंसेप्ट जो है आगे पता चलेगा। थ्योरम है कैंसलेशन लॉ का, लेट ए बी सी इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एन, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए बी इक्वल टू सी ए देन बी इक्वल टू सी। ये आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे पता चल रहा है आपको, है ना। बी ए इक्वल टू सी ए है अगर बी बराबर सी है तो, है ना। ये आपको देखना है। जैसे हम एग्जांपल के ए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है ना। तो ए बी का वैल्यू जब ए बी करेंगे तो ये वैल्यू आता है, और उसी तरह ए सी करेंगे तो वैल्यू ये आएगा। देखिए दोनों बराबर है। अब इसे करें वही यहाँ पे कंसेप्ट ये आपका काम कर रहा है। उसी तरह इन्वर्स लॉ में कुछ है, इफ़ ए बी इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन सेम ऑर्डर देन सो दैट ए बी इज इन्वर्टिबल एंड ए पी आपका थ्योरम यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे ए बी ये कोई मैट्रिक्स है उसका अगर इन्वर्स करेंगे तो दोनों में इंडिविजुअली इन्वर्स होता है, इसकी बात की गई है। थ्योरम 3 देख रहे हैं हम लोग। ये थ्योरम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसलिए थ्योरम आपको याद रख लेना है ना। ये ट्रांसपोज का इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स ट्रांसपोज हो जाता है यहाँ पे। फिर एडजॉइंट ए करेंगे तो मॉड n-1 हो जाता है। थ्योरम 5 देख लेते हैं, ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों को हो जाता है। जैसे इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये सारे कंसेप्ट आपको याद रख लेना है, बाय हार्ट आपको याद रखना है क्योंकि ये 1 मार्क में पूछा जाता है। अब ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट n-2 ऑफ ए हो जाता है। ये हो गया। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे कुछ है, इफ प्रोडक्ट of two null square matrix is null matrix so that both of them must be singular matrix। ये आपका कंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए ए बी टू नल स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ पे, है ना। ऑर्डर है मैंने ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स है ना। तो ए बी नल मैट्रिक्स है तो ए बी का बी इन्वर्स के साथ अगर करेंगे तो नल मैट्रिक्स इन्वर्स हो जाएगा, और इसी तरह ए बी इन्वर्स करेंगे तो 0, उसी तरह ए एन। आप देख सकते हैं ये सारा जो है कंसेप्ट यहाँ पे लगा के आपको ये शो करना है। ये थ्योरेटिकल है, इसे आपको पूछेगा नहीं क्योंकि ये तो आपको एग्ज़ाम सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वैसे आपको याद रख लेना है कंसेप्ट, अगर आप याद रख सकते हैं तो डायरेक्ट। एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट्री ऑपरेशंस की बात की गई है यहाँ पे। इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स, जो कि पहले भी मैंने बताया था आपको। इंटरचेंज कोई भी 2 रो कॉलम को बदलेंगे, nth रो ऑफ ए मैट्रिक्स इंटरचेंज विद जे एंड इट विल बी डिनोटेड बाय
RIRJ ये अगर चेंज आप करते हैं चेंज, तो ये नोटेशन किस तरह करना है आपको उसकी बात की गई है। Multiplying all elements in the row of a matrix by a non-zero scalar, if the element of ith row and multiplication of non-zero scalar k, it will be denoted by इतना। ये मल्टीप्लिकेशन डिनोशंस की कुछ बात की गई है, तो ये आप देख लें। जैसे कि ये मैट्रिक्स है यहाँ पे, है ना। देन एप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्री ऑपरेशन R3 को R3 + 2R1 करना है ना। रो आपका R3 कौन सा है पहले आपको देख लेना है। रो यहाँ पे देख लीजिए R3 रो R3 ये है आपका, एक मिनट, R3 आपका है यहाँ पे ये, है ना। R3 को R3 + 2R1 करना। R1 कौन सा है, R1 ये है, रो 1। तो 2R1 कैसे करेंगे, R3 को कब बदल रहे हैं हम लोग R3 से ही, है ना। R3 ये है, भी जो बन रहा है देखिए R3 0 + 2R1, 2 × 2, R1 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0 + 4, ये 4 वैल्यू आ गई यहाँ पे। ये कन्वर्सन का आपको टाइप बता रहा है। उसी तरह अब दूसरा एलिमेंट निकालेंगे, तो यहाँ पे अब इसको निकालने वाले हैं हम लोग किस तरह, है ना। तो R3 में अब क्या वैल्यूज आ जाएगा, तो R3 में वैल्यू जाएगा R3 1 है यहाँ पे, 1 + 2, यहाँ पर कंसेप्ट R1 आया। ये कितना आ गया, 2 + 1 है 2 और 3, ये वैल्यू आया 3, ये देखिए यहाँ 3 आ गया, है ना। अब ये 9 वैल्यू किस तरह आ रहा है उसको भी देखेंगे। 9 किस तरह आ रहा है भाई, 3, एक मिनट, 3 + 2 × 3, यहाँ क्योंकि यहाँ पे 3 है ना। तो ये कितना आ जाएगा 6 + 6 9 आ रहा है। ये आप रो 3 को रो 3 2R1 कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज, मतलब यह R3 जो आपको यहाँ बदल के यहाँ पे R3 2R1 हो जा रहा है, वही बात की गई यहाँ पे, है। तो ये ऑपरेशंस आपको करना आना चाहिए, है ना। सेम है यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे भी आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बनाएंगे यहाँ पे, है ना, तो ये कुछ आपको करने आने चाहिए। यहाँ पे R2 - 2R1 किया गया है। अब यहाँ देख लेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात की गई है। 8 स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ A का ट्रांसपोर्ट को मल्टीप्लाई करेंगे A से ही, तो A ट्रांसपोर्ट A आ जाएगा, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, तो उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रैंक और ऑर्डर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो रैंक की हम लोग बात करेंगे, है ना। रैंक का कंसेप्ट अब हम लोग यहाँ लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स इज सेड टू बी a rank R when it has at least one non-zero minor of order R. Every minor of order higher than R is vanished. ये आपका कंसेप्ट है यहाँ पे। इसको अब बात करते हैं इकोलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इकोलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की भी बात कर लेते हैं। अब मैट्रिक्स को हम लोग जल्दी कंप्लीट करें, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैट्रिक्स का था थ्योरी वो हो चुका है। ये सबसे बहुत कम है पूछे जाते हैं मैट्रिक्स से। इकोलॉन मैट्रिक्स AIJ मैट्रिक्स is said to be इकोलॉन मैट्रिक्स फॉर्म इफ ऑल नॉन जीरो रोज इफ एनी preceded the zero rows, the number of zeros preceding the first non-zero element in the row less than that number of such zeros is succeeding next. For example, एक मैट्रिक्स से आप समझिए, मैट्रिक्स दिया गया है ये आपका, इसे इक्विवेलेंट फॉर्म रो A इक्वल टू 3। तो इक्विवेलेंट फॉर्म काफ़ी दिनों से एग्जाम में पूछा ऐसे नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप कंसेप्ट देख लें इसका क्या होता है। ऑल नॉन जीरो रोज इफ एनी
प्रीसीड्स द जीरो रोज, मतलब पहले तो आपका जीरो नॉन जीरो एलिमेंट्स आपका ये तो जीरो एलिमेंट्स है पूरे, है ना। द नंबर ऑफ द जीरोस प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज अ रो लेस देन द नंबर ऑफ सक्सीडिंग। देखिए ये पहले सबसे ज़्यादा इसमें है, फिर इससे कम हो गया जीरो, फिर इसमें कम हो गया, फिर इससे कम हो गया, ये हो गया फिर जीरो नंबर ऑफ, इधर से देखिएगा तो घटते जा रहा है, वही है। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन एवरी रो इज यूनिटी, ये ऑप्शनल है लेकिन कई बार आपको मिलेगा। देखिए जैसे कि अब यहाँ पे देखिए ये तो सारा जीरो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है जीरोस का नॉन जीरो वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, वही बात की गई है ना। तो ये रो ये जो है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का दर्शाता है 3, आप देख सकते हैं कंसेप्ट है। वेक्टर की बात करें, लीनियर डिस्पेंस कोफिशिएंट्स एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात की गई है। यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस किस तरह सॉल्व की जाती है अगर आपके पास अगर मैट्रिक्स से, उसकी बात की गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कभी कभी हो जाता है ना। ये 3 इक्वेशंस दी गई हैं, इसको सारे आपका इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स यहाँ आगे लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स का फॉर्म में बन जाता है ना। कोफिशिएंट्स लिखेंगे जब भी 3 इक्वेशंस का, है ना। और जो बी है तो मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स, देखिए बी है आपका ये दूसरा फॉर्म हो जाता है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए काफ़ी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है ये, इसमें डी का वैल्यू भी ऐड हुआ है यहाँ पे, है ना। ये बी है, ये ए है, इसको हम लोग मैट्रिक्स से सॉल्व करके इसके इक्वेशंस हम लोग निकाल सकते हैं, वही बात की गई है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम इन इक्वेशंस, जिसको क्रैमर्स रूल के मेथड से हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। जैसे इक्वेशंस, अगर आपका ये इक्वेशंस दिए गए हैं 3, है ना, इसको पहले तो आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सारे कोफिशिएंट्स आप लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी जो भी है ना, उसी तरह। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, है ना। देन एक्स का वैल्यू जो आएगा, हम लोग एक्स क्या आएगा उसको डिवाइड करेंगे इससे, डिटर्मिनेंट से जो हम लोग निकाले हैं यहाँ पे, D1 B1 C1, D1 B1 C1 D2, इस तरह ये कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, तभी जाके आप निकाल पाइएगा। यहाँ पे देखिए सिमिलरली आपको करना पड़ेगा। ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है। सॉल्व इक्वेशंस, अब देखिए इक्वेशन सॉल्व करने का यहाँ आपको एग्जांपल से पता चलेगा। यहाँ पे इक्वेशंस दिया गया है, यहाँ पे देखिए इक्वेशंस दिए गए हैं क्रैमर्स रूल्स की वजह से। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये आप इस्तेमाल ना ही करें एग्जाम में क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाता है। आप क्यों सॉल्व करेंगे इस तरह से, आपको कैलकुलेटर एग्जाम में प्रोवाइड किया ही जाता है, तो आप इस तरह आप ना ही करें तो ही बेटर होगा, मैं बताऊँगा। लेकिन सीखने के लिए आप सीख लें, अगर आप सेमेस्टर का एग्ज़ाम दें तो उसमें आपको 100% ये पूछेगा, क्रैमर्स रूल्स से आपको सॉल्व करना पड़ेगा मार्क्स लाने के लिए, तो सीख लीजिए। पहले तो आप ये सारे कोफिशिएंट लिखेंगे, एक बनाएंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे आप, है ना, वो बात की गई है। अब x निकालेंगे हम लोग स्पेंडिंग बाय C1, C1 क्या है हमारा, है ना। C1 के थ्रू एक्सपेंड करके आप यहाँ पे 1 डिटर्मिनेंट, इसके बाद ये निकालेंगे 1 आ जाएगा, फिर y1 निकालेंगे, C1 के हिसाब से हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ये सारा वैल्यूज़ आपका x y और z का आपको लास्ट में फाइनली यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख लीजिए किस तरह सॉल्व करना है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैं नहीं जाऊँगा। मैट्रिक्स इन्वर्जन की बात की गई है, फिर कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम इक्वेशंस की बात की गई है। सॉल्व इक्वेशन सेम वही है, सॉल्व करना है आपको, मेथड्स दिए गए हैं यहाँ। थ्योरेटिकल वैल्यूज है, राउस थ्योरम की बात की गई है। में ये इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं हो जाता क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल वैल्यूज़ है और ये आपको सेमेस्टर्स में काम आएंगे, ना कि आपके गेट के एग्ज़ाम में। गेट में आप सिंपल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके 3 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको इस पर ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बताने वाला हूँ। आप अगर चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सॉल्यूशंस हैं आइजेंस वैल्यूज़ एंड आइजेंस वेक्टर्स की, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आइजेंस वैल्यू से। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ आइजेंस वैल्यू होता क्या है। तो ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, है ना। वी फॉर्म मैट्रिक्स ए लैम्डा आई, देन आई इज ए नाइन्थ ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेटेड टू 0, दैट इज ये। अब देखिए आइजेंस वैल्यू के लिए हम लोग डायरेक्ट कंसेप्ट की बात करेंगे, किस तरह ये वैल्यूज आपको निकालने होते हैं। फाइंड द आइजेंस वैल्यूज एंड आइजेंस वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स सी। ये मैट्रिक्स दिया है 2x2 का, 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स
और क्वेश्चन इज ये तो आपको लेमडा आई आपको करना ही पड़ेगा। ये आइजेंस वैल्यूज़ के लिए आपको यहाँ पे कंसेप्ट जो दिया गया है, ए लेमडा ए आई से जैसे मल्टीप्लाई माइनस करेंगे आप तो कुछ इस तरह आ जाएगा लेमडा आई, है ना। 5 माइनस लेमडा, ठीक है, 4 1 2 लेमडा, है ना। ये आपका लेमडा जो है, लेमडा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स में ही आप माइनस करेंगे यहाँ पे, यहाँ ध्यान दें, है ना। तो जैसे ही आप ये करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे तो आपका लेमडा यहाँ से 0 करेंगे 6 और 1 आ जाएगा वैल्यू आपका यहाँ पे। Thus the आइजेन वैल्यूज आर 6 and 1। कैसे आया? क्योंकि आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ही आपको पता चलेगा किस तरह आ रहा है ये। इसको जैसे ही आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेट करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू 2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। मैं आप करके देख लें, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा तो लैम्डा का क्वाड्रेटिक 2 वैल्यू आएगा 6 और 1, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आइजेंस वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आइजेंस वैल्यू से कंसेप्ट पूछे जाते हैं। कॉली हैमिल्टन थ्योरम की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वेरीफाई कॉली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए। कॉली हैमिल्टन थ्योरम भी कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ये है ना। और यहाँ पे कॉली हैमिल्टन थ्योरम का एक फार्मूला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉली हैमिल्टन का ये फार्मूला ए लेमडा माइनस लेमडा ए आई, इस तरह लिखेंगे फार्मूला पे डिनोट करके आपको रेटिफाई कराना पड़ेगा। तो ये भी आपका थ्योरेटिकल वैल्यूज़, मतलब ये थ्योरेटिकल पेपर अगर आप देते हैं तो उसमें को काम आएगा। कॉम्प्लेक्स हैमिल्टन मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, स्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ है आपका। हम यहाँ पे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का कंसेप्ट इन करना चाहेंगे, क्योंकि ये आपका जो है थ्योरेटिकल वैल्यूज़ थ्योरेटिकल पेपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो ये आपका वहाँ पे इतना काम नहीं आएगा। हाँ, हालांकि आपको फार्मूलाज वगैरह डायरेक्ट कभी कभी पूछ जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो प्रॉपर्टी आपको याद करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो सारे प्रॉपर्टीज़ जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइजेंस के और ये स्क्यू हैमिल्टन्स के पढ़ सकते हैं, आइजेंस वैल्यू भी, है ना। ये आपको थ्योरेटिकल मैं आपको देता हूँ, ये काम आप अपने खुद से कर लीजिए। और जहाँ तक की बात करेंगे हम लोग इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी करेंगे, लेकिन ये हमारा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वैसे ही हम और भी अपडेट्स लाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके लिए आसानी हो।